तरीके के मुकाम हासिल करने हैं जिंदगी में। मेरे गांव में मेरे से पहले किसी भी लड़की को 8th क्लास के बाद पढ़ने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि समाज का माहौल ही ऐसा नहीं था। अगर बेटा बेटी में से दोनों में से चूज करना है तो माता पिता किसको चुनते थे? बेटे को, क्योंकि बेटा घर की गरीबी दूर करेगा, बेटा समाज में नाम करेगा। एक गाना भी है, मेरा लाल करेगा रोशन जग में मेरा नाम दुलारा। मैं कहती हूँ मेरी नाम करेगी बेटी जग में मेरी राज दुलारी। ये भी संभव है। तो अपने घर के बेटे और बेटियों को बराबर आंकने की जरूरत है, बराबर उनको मौका देने की जरूरत है। मैंने जब अपने गांव में 8 के बाद ये डिसाइड किया कि 9th क्लास में मुझे एडमिशन लेना है, पिताजी डर रहे थे, समाज का माहौल ऐसा नहीं था और उस गांव की कोई भी लड़की हमसे पहले पढ़ने नहीं गई। 2.5 किलोमीटर तक मुझे स्कूल जाना था साइकिल चला करके, और साइकिल में भी प्रायोरिटी अगर दी गई तो 3 भाइयों के पास साइकिल थी, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। 2.5 किलोमीटर में 1 महीने तक डेली अप डाउन करती थी, धूप में, जब अगस्त में एडमिशन होता है। लेकिन वो जुनून था कि अगर मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो शायद जिनको मैं इतिहास में पढ़ रही हूँ, माता सावित्रीबाई फुले, मेरा ये मानना है मेरे देश की हर स्त्री को माता सावित्रीबाई फुले को जरूर पढ़ना चाहिए। जब वो उस समाज में अध्यापन करने के लिए निकलती थी, पढ़ाने के लिए निकलती थी, तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था। कहा जाता था कि ये समाज का जो माहौल है, ये स्ट्रक्चर है, ये भारतीय संस्कृति है कि एक स्त्री घर की चार दीवारी के अंदर रहती है, ये तो हमारी संस्कृति को भ्रष्ट कर रही है। कीचड़ फेंका जाता था। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले एक एक्स्ट्रा साड़ी रख लेती थी और उस कीचड़ वाली साड़ी को साइड कर देती थी, वो नई साड़ी पहनती थी और समाज के उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती थी। उस स्त्री ने हम जैसी महिलाओं के लिए देश का पहला विद्यालय बनवाया। अगर वो ये काम नहीं करती तो शायद ये सीमा यहाँ भाषण नहीं दे रही होती और हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी भी देश की प्रधानमंत्री नहीं बनती, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है। तो हमें अपने जीवन में इस तरीके के चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। और साथ ही जब मुझसे पूछा जाता है कि आपके आइडल कौन है, मैं आज इस मंच से एक बात कहती हूँ, अगर किसी पुरुष को आइडल के रूप में मुझसे पूछा जाएगा तो मैं एक ही व्यक्ति का नाम लूंगी इस भारत की धरती पर, वो है महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने 9 साल की पत्नी थी उनकी, जब उनकी मैरिज हुई करीब वो 12 साल के थे। इस देश के अंदर 9 साल की बेटी की जब शादी कर दी जाती है, घर की चार दीवारी में बंद रहती है, कुछ टाइम के बाद बच्चे पैदा करती है, उसकी डेथ भी हो जाती, पुरुष दूसरी शादी कर लेते थे, इस तरीके का माहौल था। लेकिन हमारे समाज से आने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतिकारी वीर योद्धा, उस व्यक्ति ने अपने उस समाज से लड़कर के अपने घर की स्त्री को बाहर निकाला, पढ़ना सिखाया, समाज से लड़ना सिखाया, अध्यापका बनाया और बाद में जाकर के आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। मैं दावे के साथ एक बात कहती हूँ कि अगर हमारे समाज में जो मेरे भाई हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, जनरेशन है, महात्मा ज्योतिबा फुले का अगर अपने जीवन में 25% भी उनके आदर्श, उनके सिद्धांतों को उतार लिया, मैं दावे के साथ कहती हूँ ये समाज, ये कुस्बा समाज दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करके इस देश का सर्वश्रेष्ठ महिलाओं को शिक्षा देने वाला, उनको भागीदारी सुनिश्चित करने वाला समाज बन सकता है। लेकिन हमें अपने महापुरुषों को सिर्फ माल्यार्पण नहीं करना है, उनके आदर्शों को अपने जीवन में भी उतारना है। जब मैं बाहर पढ़ने के लिए निकली, 10th मेरी कंप्लीट हो गई, पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी, घर में भी वही माहौल था कि बेटा और बेटी में से किसको पढ़ाया जाएगा। मेरे सामने भी समस्याएं थी। मेरी बुआ जी ने मेरे सोने के कानों की बाली और चांदी की पायल बनवाई थी। मैं एक बात अपनी माता बहनों से भी और अपने भाइयों से भी कहना चाहती, मेरे बच्चों से भी, मुझे लगा मेरे लिए पायल पहनने से ज्यादा जरूरी है शिक्षा लेना। मैंने बेच दी उस पायल को, बेच दी उस बाली को और मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप लिया और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। क्योंकि स्त्री का ही नहीं, किसी भी समाज के किसी भी इंसान का सबसे बड़ा गहना उसकी अपना व्यक्तित्व, उसकी एजुकेशन, उसकी जागरूकता है। गहनों को प्रायोरिटी मत दीजिए,
बहुत सारी चीजें जो हमारे पास हम लग्जरी के रूप में लें उनको प्रायोरिटी मत दीजिए, लेकिन जो चीजें आपको समाज में उन्नति की ओर अग्रसर करें, जो चीजें आपको आगे बढ़ाने में अग्रसर करें, उन चीजों को आप खरीदिए, एजुकेशन लीजिए, समाज को आगे ले जाइए, अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए। तो ये सब बहुत आवश्यक है। साथ में ही जब मैं निर्भया केस के लिए दिल्ली में फाइट कर रही थी, मैं आईएएस की तैयारी करने जब दिल्ली पहुंची, रात में जब मैं हॉस्टल में, हमारे साथ 20-25 लड़कियां जो हॉस्टल में रहती थी, मैं रात में खड़ी होकर के सोचती थी एक बात को कि एक छोटे से गांव के निकल करके दिल्ली तक तो मैं आ गई हूँ, लेकिन आगे क्या? आईएएस में बन भी सकती हूँ, नहीं भी बन सकती हूँ, क्योंकि एक नहीं कई कारण थे। यूपीएससी जो संस्था आईएएस को कंडक्ट करवाती है, यूपीएससी का एग्जाम जो लेती है, उसने सारे एक्सपेरिमेंट, सारे बदलाव यूपीएससी की सिलेबस में उसी टाइम पीरियड में किए, 2011 से लेकर के 14-15 तक। हम लोग एक चीज को पकड़े वो दूसरा बदल ले, हम दूसरे को पकड़े वो तीसरा बदल ले, और बहुत बड़ा हम लोगों ने आंदोलन भी किया। बिहार के हमारे भाई हैं, वो जानते होंगे। उस आंदोलन का बेनिफिट आज जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे बच्चे यहाँ इस सभागार में बैठे जो करने जाएंगे उनको मिलेगा, क्योंकि वो संघर्ष हम लोग कर चुके हैं यूपीएससी के आंदोलन करके। साथ में ही जब मैं हॉस्टल में थी, खड़े होकर के बाहर रात में बालकनी में कभी 1 बजे 2 बजे निकलती और देखती। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारी बेटियां अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रही हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, आप अगर पुरुषों के बराबर अपने आप को स्थापित करना चाहती हैं, उनके फील्ड में जाना चाहती हैं, उनसे कंपटीशन करना चाहती हैं, तो आपको उस तरीके के वर्क करने होंगे, कठिन परिश्रम भी करना होगा, एक्सपोजर भी लेना होगा, बाहर की दुनिया को भी समझना होगा, सारी चीजों को समझना होगा। जब मैं उस हॉस्टल की बालकनी में खड़े होकर के देखती थी कि इस दिल्ली के मुखर्जी नगर एरिया में कम से कम 300-400 हॉस्टल होंगे, उस हॉस्टल के एक कमरे में रहने वाले 2-2, 3-3 बच्चे होंगे। सीमा का अस्तित्व क्या है? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जो मेरा देश, मेरा समाज मुझे जाने? लेकिन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, आज मेरे सामने नहीं है, मेरे जीवन में 20 साल हो गए उस व्यक्ति के ना होने के बावजूद भी। श्री बालादीन कुशवाहा जी, उनको मैंने समाज सेवा करते देखा, उन्होंने दूसरों के लिए काम कैसे किया उनको मैंने देखा जब मैं बचपन में बड़ी हो रही थी। आज मैं देख रही हूँ बहुत सारे गांव में लाइट नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी ने, वो करीब टाइम पीरियड रहा होगा 90 के दशक के पहले का, मेरे गांव में लाइट थी, मेरे गांव में पानी की व्यवस्था थी, मेरे गांव में फ्लावर्स लगाए जाते थे, लोगों को आबादी का आवंटन होता था। मैं उनकी बेटी हूँ, मैं प्रूव करके दिखाऊंगी। और जब निर्भया के साथ ये अपराध हुआ तो मुझे लगा कि जो मैंने वकालत की डिग्री ली है, अगर हमारे देश की राजधानी दिल्ली जैसी जगह पर 49% जो महिलाओं की आबादी है, उस आबादी का एक हिस्सा हमारे देश की बेटी के अंदर इतनी दरिंदगी की जाती है, तो ये मेरी एज ए सिटीजन जिम्मेदारी है कि मैं उस बिटिया के लिए खड़ी हूँ। 7 साल का संघर्ष जो अभी निशिकांत जी बोल करके गए हैं, संघर्ष वो 20 मार्च 2020 का दिन था, पूरा देश सीमा को जान रहा था, लेकिन उससे पीछे का जो संघर्ष है अगर वो बताऊंगी आप लोगों को, क्यों ऐसा भी वक्त आया कि लोगों से मैंने उधार पैसे लेकर के वो मुकदमा लड़ा, मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं होता था जाने के लिए ऑटो से कि मैं कोर्ट चली जाऊंगी। लेकिन आज मैं कहती हूँ, आज मैं इतनी भी कैपेबल हूँ कि अपना खुद का तो खर्चा चलाती ही हूँ, सारे संसाधन है, हमारे साथ काम करने वाले बहुत लोग हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट दिया, और कितनी सारी बेटियों के मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मुकदमे लड़ रही हूँ। समृद्ध भारत ट्रस्ट बनाया है, उस समृद्ध भारत ट्रस्ट से पता नहीं कितने लोगों को मैं लीगल फ्री में एडवाइस देती हूँ। हमारी लीगल टीम भारत के कुछ राज्यों को छोड़ करके हर राज्य में है। जब बेटियों को कोई दिक्कत होती है वो फोन करती है, हम लीगल हेल्प उनको प्रोवाइड करवा देते हैं। यहाँ पर हमारे जितने भी भाई बैठे हुए हैं, बहनें बैठी हुई हैं, मैं आज एक मंच से अनाउंस कर रही हूँ कि आप लोगों को कभी भी जरूरत है, फेसबुक पर मेरे कांटेक्ट नंबर है, मेरे समृद्ध भारत ट्रस्ट का भी नंबर फेसबुक पर जल्दी आ जाएगा। आप फोन करेंगे, आपको लीगल हेल्प फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। नवादा में भी मैं वकीलों की अपनी टीम खड़ी करूंगी। यहाँ पर किसी भी भाई बेटी को दिक्कत होगी
उसके जस्टिस के लिए मैं लड़ूंगी हमेशा। लेकिन एक चीज और है, मैं जितना देखती हूँ कि हमारे समाज के अंदर जो अपराध हो रहे हैं, जो क्राइम हो रहे हैं, हमें सबसे पहले अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। वकील बाद में आता है। मैं बाद में आई निर्भया केस में, लेकिन उनके पेरेंट्स भी पहले खड़े हुए, तो मैं उनके साथ खड़ी हुई। इस सिस्टम से लड़ना पड़ा। ये सिर्फ कोर्ट में वकालत करना ही नहीं था, सिस्टम से लड़ाई करना भी मुझे पड़ा, क्योंकि उससे भी पहले इस देश के अंदर करीब हजारों लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन उनको फांसी दी नहीं जा गई, क्योंकि दोनों चीजों में अंतर है। लेकिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि इस देश को ये मैसेज देंगे कि इस देश की 49% जो महिलाओं की आबादी है, उनकी भी स्वतंत्रता का सवाल है, उनकी स्वतंत्रता, उनकी समानता, उनकी इक्वलिटी, उनको भी जीने का अधिकार है। क्या कोई व्यक्ति उनको इस तरीके से देश की राजधानी में रौंद करके चला जाएगा और उनको कोई मैसेज नहीं देगा? ये मेरी जिद थी अपने आप से। लेकिन आज मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसे बहुत से पिताओं को, भाइयों को, जो एक कदम आगे बढ़ करके अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए